जी, जिनको आप अगर पूरे सोने के बराबर भी अगर आप उनको तोल देंगे ना, तो वो आपके बारे में कुछ ना कुछ कमी जरूर निकालेंगे। वो कहेंगे अरे भैया कांटा तो जो है वो लोहे का ही था, आपने तोला तो हमें सोने से है लेकिन कांटा तो आपने लोहे का ही रखा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये ऐसी मानसिकता के कुछ लोग हैं जिनको ये चीज डाइजेस्ट नहीं हो रही। लेकिन वास्तविकता ये है कि 140 करोड़ भारतीय जो है जिस तरीके से आज अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, और सबसे बड़ी चित्रा जी, जिस तरीके से मैं अभी आपको मेरे पूरे उद्बोधन में मैं आपको कह रहा था कि वास्तविकता ये है कि भारत ने अभी तक भी भारत ने विकास किया है, ऐसी बात नहीं है। भारत ने अभी तक भी नए नए आयाम स्थापित किए हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि जो अपना एक सांस्कृतिक विरासत होती है किसी भी राष्ट्र की, एक जो उसकी समझ लीजिए धरोहर होती है, उसको लेकर के आगे बढ़ता हुआ भारत अभी नहीं दिखता था। आपने देखा होगा सब सन 1955 के अंदर कि जब सऊदी अरबिया से जब यहाँ पे आए थे तो वहां पे बनारस का मंदिर ढक दिया गया था। क्यों? क्योंकि ये जीर्ण शीर्ण मंदिर उनको दिखना नहीं चाहिए, या मान के चलिए कि उनको किसी प्रकार की भावना की आहत नहीं होनी चाहिए। जबकि यहाँ पे आपने देखा होगा कि अभी भारत मंडपम का जिस तरीके से आपके टीवी चैनल ने भी चित्रण किया है, उसके अंदर आपने देखा होगा जिस तरीके से हमारे यहाँ पर्वतों के नाम पे ब्लॉक बनाए हुए हैं, हमारे यहाँ जो हमारी जो गंगा यमुना सरस्वती गोदावरी उसके नाम से जिस तरीके से ब्लॉक बनाए हुए हैं, और जिस तरीके से नालंदा का पीछे चित्र लगाया हुआ था, और उसके बाद में जिस तरीके से वहां पे जो खाना है, जो भोजन है, उसके परोसने की जो व्यवस्था है, जो तरीका है, और तमाम जो हमारी जिसको कहते हैं हमारी वेशभूषा, हमारी जो सांस्कृतिक वेशभूषा, और उसके साथ जो मैंने अभी आपको क्या कहा कि जो एक आपकी एक नियति भी नजर आनी चाहिए। तो हमारे यहाँ जो एक परंपरा है जिसको हम बार बार कह रहे हैं कि वसुधैव कुटुंबकम, उसी के अंदर सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, यानी कि पूरा संसार जो है वो सुखी रहे, पूरा संसार स्वस्थ रहे। ये जो हमारे यहाँ जो एक कल्पना है अस्तो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय, तो जिस तरीके से दुनिया को प्रकाश दिखाने के हमारे यहाँ जो शुरू से जो हमारी परंपरा है, हमारी जो विरासत रही है, उसी विरासत को आज संपूर्ण विश्व देख रहा है। और सबसे बड़ी बात चित्रा जी, मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं कि इस सरकार ने केवल भारत को यह दिखाया है, केवल भारत के अंदर ये एक आत्मविश्वास जगाया है कि नहीं, कि हम कर सकते हैं। जैसे जिस तरीके से हमारे को एक पिछले 8-10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने और कुछ खास किया नहीं किया, मैं उस बहस में नहीं पड़ना चाहता, लेकिन इस राष्ट्र के अंदर वो क्षमता है कि हम विश्व का नेतृत्व कर सकते हैं, हम विश्व गुरु बन सकते हैं, हम आर्थिक रूप से भी सुदृढ़ बन सकते हैं। बिल्कुल। और फिलहाल निरंजन पोद्दार जी, अब अगर हम देखें G20 को लेकर, सिर्फ तमाम अलग अलग रोटेशनल हिसाब से अलग अलग समिट होते हैं अलग अलग देशों में। अगर हम पिछले समिट को देखें तो 2 डे इवेंट के तौर पर इसे मनाया जाता है, लेकिन हमारे भारत ने इसे 2 डे नहीं बल्कि 100 डे इवेंट के तौर पर मनाया। गोवा से लेकर अहमदाबाद हो, फिर चाहे श्रीनगर में इसका कई बैठकों का आयोजन किया गया। हालांकि श्रीनगर में जब बैठक हुई तो कई लोगों के पेट में गड़बड़ भी हुई, दिक्कत भी हुई, जैसे चीन हो गया, पाकिस्तान हो गया। इससे बहुत बड़ा इंपैक्ट भी तमाम देशों में और विश्व में बहुत ज्यादा पड़ा है। देखिए चित्रा जी, इसी को कहते हैं कि नीति और रीति, और जिस तरीके से भारत सरकार ने इस चीज को प्लान किया, और जैसे कश्मीर के ऊपर जो एक विवादित क्षेत्र माना जाता था, वहां पे आप ये मान के चलिए G20 की मीटिंग करवाई, और उसके बाद में अरुणाचल, और जैसे आपने कहा कि चीन और पाकिस्तान के पेट में इस चीज को लेकर के काफी दर्द हुआ, लेकिन भारत ने उसकी परवाह नहीं करी। और एक ये समझ लीजिए विश्व जगत के अंदर एक ये मैसेज गया कि आज भारत किसी की परवाह नहीं करता है। और जिस तरीके से हमारा जो आज जो सिद्धांत नजर आ रहा है, कल भी मैं आपको कह रहा था, आज जो भारत का सिद्धांत है वो वास्तव में एक बहुत ही समझ लीजिए सधा हुआ सिद्धांत है, जिसको कहते हैं जो साथ दे उसके साथ, जो साथ ना दे उसके बगैर, जो विरोध करे उसके बावजूद। और यही इसी सिद्धांत के ऊपर आज भारत चलता हुआ दिख रहा है। और जिस तरीके से G20 को हमने 100 डेज कह सकते हैं, या पिछले 2.5 महीने से जिस तरीके से G20 की हमारे यहाँ मीटिंगें चल रही थी, जो विदेशी मेहमान हैं या जो विदेशी डेलीगेट्स हैं उनको अलग अलग
स्थानों के ऊपर एक समझ लीजिए अलग अलग हमारी जो सांस्कृतिक धरोहर है, अलग अलग वहां का भौगोलिक परिवेश है, उसके अंदर उनको वहां पे ले जाया गया, उनके वहां पे एक समझ लीजिए मीटिंगें हुई। तो कहने का तात्पर्य ये है कि इससे इस जो G20 की जो समिट है, ये जो 2 दिन का जो एक समझ लीजिए महासंगम कहूं या एक जो महासम्मेलन कहूं, इससे पहले जो एक भूमिका बनी उसी का परिणाम ये है कि कल एक साझा जो एजेंडा है उसके ऊपर एक सहमति बनी और सभी ने उसके ऊपर सहमत होकर के मोहर लगाई है। तो ये एक दिन, ये ऐसा नहीं है कि भाई कल का, ये पिछले कई महीनों और कई दिनों का प्रयास है। जो हमारी जो फॉरेन जो डेलीगेट, हमारे जो विदेशी मामलों की जो टीम है, उनका ये बहुत दिनों से ये प्रयास है और उनकी ये अथक प्रयास कल जिस तरीके से सिरे चढ़िया या मान के चलिए एक सकारात्मक परिणाम आया, तो इसी से हमारा राष्ट्र और आज हम इसी चीज को लेकर के गौरवान्वित है। और जिस तरीके से अभी चर्चा चल रही है चित्रा जी कि भाई चाइना नहीं आया, रशिया नहीं आया, देखिए ये जो बोल रहे हैं उनको या तो अधूरा ज्ञान है। जैसे अभी मेरे पूर्व कमांडर साहब कह रहे थे, कौन कह रहा है चाइना नहीं आया? चाइना तो आया है। केवल चाइना का जो प्रथम नागरिक है, वहां का जो राष्ट्राध्यक्ष है, केवल शी जिनपिंग नहीं आए, उधर से पुतिन साहब नहीं आए, लेकिन रसिया तो आया है। उनके भी जो अधीनस्थ हैं वो तो आए हैं ना, उनके भी जो डिप्टी हैं वो तो आए हैं ना, आकर के उन्होंने भी इसमें जो सहमति दी है, तो मतलब चाइना की भी सहमति मानी जाएगी ना, रशिया की भी सहमति मानी जाएगी ना। इसको आप ऐसे कैसे मान सकते हैं कि ये चाइना या रशिया इससे आइसोलेट हो गए? कोई ऐसा इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो दोनों राष्ट्र आइसोलेट हो गए। इसका संदेश पूरे विश्व में गया। और आपने जैसे अभी आपने भी चर्चा करी, और आज जिस तरीके से रशियन मीडिया के अंदर जो G20 के बारे में छप रही है, वो भी सारी सकारात्मक चीजें छप रही है। ऐसा नहीं है कि भारत किसी से अपनी दूरी बढ़ा रहा है, किसी से अपनी मित्रता बढ़ा रहा है। मैं तो बार बार कह रहा हूं कि जिनको ये दिख रहा है, शायद उनका एक आंख की जो नजर है, वो कहीं ना कहीं उसके अंदर उनको अपनी आंखों की नजरें चेक करवानी चाहिए। उनके एक आंख का पावर ज्यादा है और एक का कम है। तो ये उनकी जो दृष्टिकोण है, ये उनका अपना दृष्टिकोण है। मेरा दृष्टिकोण ये है कि बहुत शानदार आयोजन हुआ है और पूरे राष्ट्र को इसके लिए आप ये मान के चलिए बहुत ज्यादा गौरवान्वित होना चाहिए। ठीक है, अब फिलहाल आज के दिन से भी बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं निरंजन पोद्दार जी कि आज का आखिरी दिन है G20 का, उसके बाद क्या कुछ रिजल्ट सामने आता है, कैसे मंथन आगे होता है भारत और किस तरीके से अर्थव्यवस्थाओं को और मजबूत करना है तमाम देशों की। ये इसलिए भी क्योंकि यूके से लेकर यूरोप के कई ऐसे मुल्क हैं जिनकी अर्थव्यवस्थाओं को हमने तबाह होते हुए देखा है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर अपने भारत की हम बात करते हैं, उन्होंने अपनी अर्थव्यवस्था को तटस्थ के साथ कितना ज्यादा पकड़ के रखा और राष्ट्र के हित को सर्वोपरि रखते हुए आज जैसा कि वो कहते हैं कि यही समय है, सही समय है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ तो हो रही है, लेकिन कुछ लोगों के पेट में अभी भी दर्द हो रहा है। आपको भी पता ही होगा कि G20 आज जैसे खत्म हो जाएगा, उसके बाद चर्चा कई मुद्दों पर भी होने वाली है। देखिए चित्रा जी, जो आपने विषय छेड़ा है, विषय बहुत गंभीर और बहुत लंबा विषय है। इसके ऊपर अगर मैं पूरा विस्तार से बोलूंगा तो काफी समय निकल जाएगा, लेकिन वास्तविकता ये है कि जो दुनिया के अंदर जो भौतिकतावादी समाज है या नहीं, जो भौतिकतावादी जो देश हैं, वो क्या होता है कि जरा से भूचाल से उनकी अर्थव्यवस्थाएं हिल जाती हैं। जिस तरीके से कोरोना महामारी आई, विश्वव्यापी महामारी थी 2 वर्ष के अंदर, और उसके बाद में जैसे ही एक समझ लीजिए अंतरराष्ट्रीय शांति में अस्थिरता हुई, यूक्रेन और रूस के युद्ध की मैं बात कर रहा हूं, वैसे ही वो आप ये मान के चलिए घुटनों पे आ गए। लेकिन इसके अंदर मैं सरकार से ज्यादा जो इस चीज को महत्व देता हूं कि हमारी अर्थव्यवस्था तटस्थ रही, हमारी अर्थव्यवस्था डावाडोल नहीं हुई, हमारी व्यवस्था के अंदर थोड़ा सा कंपन जरूर नजर आया, लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई हम घुटनों पे आ गए, हम मजबूती से खड़े रहे। इसके पीछे सबसे बड़ा जो कारण मैं मानता हूं वो भी हमारा जो एक हमारी यहाँ की जो संस्कृति है, हमारी यहाँ का जो एक समझ लीजिए जो एक बचत वाला जो एक सिद्धांत रहा है शुरू से कि हमारे पूर्वजों ने हम भौतिकता से हम तो जिसको कहते हैं हम दूर हैं, और उसका परिणाम ये वास्तव में उसका परिणाम है। जिस तरीके से हमारे यहाँ कहा जाता है कि एक अल्प आय वाले परिवार में भी महिलाएं कुछ ना कुछ बचा करके अपने घर में रख लेती हैं, तो इसी तरीके की जो संस्कृति और उसके ऊपर जिस तरीके से भारत सरकार
पूरी एकदम जिसको कहते हैं पैनी पैनी निगाहें रख करके, और जो जिस तरीके से उन्होंने कड़े और सटीक फैसले लिए, चाहे वो उनके राजनीतिक दृष्टिकोण से मैच करते हो ना करते हो, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने रिफॉर्म्स पे रिफॉर्म्स, और जैसे उन्होंने अपने भारत के अंदर एक टैक्सेशन व्यवस्था और उसके अंदर जो सब्सिडियां खत्म करना, और ये अपने राजनीतिक नफे नुकसान की परवाह ना करते हुए जिस तरीके से उन्होंने निर्णय लिए, ये उसका परिणाम है कि आज हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है वो आप ये मान के चलिए 5वें नंबर पे आ गई, यानी कि लोगों की घट रही है और हमारी बढ़ रही है। ये तो कहने का तात्पर्य 5वें नंबर पे आ गई और तीसरे नंबर की तरफ अग्रसर है। और आज विश्व इस चीज को इसीलिए इस चीज का लोहा मानता है कि भाई ऐसे भूचाल के अंदर भी अगर भारत की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हुई है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इनके कार्यों में भी शक्ति है और इनके विचार में भी शक्ति है। इसके अंदर चित्रा जी दो चीजें होती हैं, एक होता है राजनीति और एक होती है राष्ट्रनीति। और आज जो सरकार है वो राष्ट्रनीति के ऊपर कार्य कर रही है कि बेशक उनको वोटों में किसी चीज का नुकसान उठाना पड़े, क्योंकि जिस तरीके से हमारे यहाँ इसकी वजह से महंगाई का भी समझ लीजिए थोड़ा सा दौर शुरू हुआ है, और जिस तरीके से कुछ लोग चर्चा करते हैं कि भाई बेरोजगारी है या ये फलाना है, या जो एक समस्या जो हमारी जो लोकल समस्याएं हैं, जो हमारी आंतरिक समस्याएं हैं, उनका सामना सरकार कर रही है। उनको कुछ राज्यों के अंदर राजनीतिक नुकसान उठाना पड़ रहा है, लेकिन उसके बावजूद राष्ट्रनीति को देखते हुए वो कड़े फैसले ले रही है। इसी का परिणाम है चित्रा जी। बिल्कुल ठीक है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ने के लिए।